हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया वीडियो। बेसिकली आज के वीडियो में हम एक और हुक के बारे में देखने वाले हैं जिसका नाम है यूज कॉलबैक हुक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे मेन टॉपिक को देखने के पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना भी रिएक्ट इस वीडियो सीरीज में देखा है, हमने एक बात देखी थी, कंपोनेंट री रेंडरिंग। ओके, तो उसमें हमने क्या देखा था कि कंपोनेंट, जब भी किसी कंपोनेंट का या तो प्रॉप्स या तो स्टेट अपडेट होता है, ठीक है, इन दैट केस कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें और एक लाइन कुछ इस तरह से जुड़ जाती है, थर्ड पॉइंट भी इसमें कुछ इस तरह से जुड़ जाता है कि अगर कंपोनेंट का, किसी भी एक कंपोनेंट का अगर पेरेंट कंपोनेंट अगर री रेंडर होता है तो उस केस में भी वो पर्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब कि चाइल्ड कंपोनेंट, री रेंडर हो जाता है। ओके, मतलब कि अब यहाँ पे मैं बेसिकली क्या बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपोनेंट री रेंडरिंग के तीन क्राइटेरियाज होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। एक तो उस, अगर जो भी कोई कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का या तो प्रॉप्स अपडेट हो जाए, ठीक है, या तो स्टेट की वैल्यू अपडेट हो जाए, और या तो फिर उसी कंपोनेंट का जो पेरेंट कंपोनेंट होता है वो री रेंडर हो जाए। ठीक है, तो इन तीनों केस में कंपोनेंट री रेंडरिंग होता है। ये नॉर्मली होता है रिएक्ट में, रिएक्ट के एप्लीकेशन में। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा इसका डेमोस्ट्रेशन मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ये मेरा नॉर्मल एप्लीकेशन है, मैं आपको VS कोड एडिटर पे लिख के चलता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, एक मेरा ऐप कंपोनेंट है जो कि पेरेंट कंपोनेंट है, वहाँ पे मैं कुछ नहीं करता हूँ फ्रेंड्स। एक नॉर्मल काउंट स्टेट यहाँ पे मैंने क्रिएट करके रखी है, जो ऑलरेडी हमने बहुत बार ये एग्जांपल यूज़ कर लिया है हमारे वीडियोस में। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट में एक नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट में बस प्रिंट करा रहा हूँ, जहाँ पे मैं ऐप इज़ रेंडरिंग एक मैसेज डालता हूँ। ठीक है, फिर एक काउंट नाम का एक कंपोनेंट स्टेट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, मैं इसी फंक्शन का यूज़ करके उसकी वैल्यू को अपडेट करने वाला हूँ बटन पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे मैं उसे डिस्प्ले कराता हूँ। ठीक है, और फिर मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट को भी यहाँ से रेंडर किया हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक H1 एलिमेंट है कंपोनेंट का नाम डिस्प्ले कराने के लिए, और चाइल्ड वन इज़ रेंडरिंग। तो दोनों का रेंडरिंग का मैसेज कंसोल में प्रिंट कराने के लिए मैंने इतना भी खाली डाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी अभी ऐसा नया कोड नहीं है फ्रेंड्स, जितना भी हम पीछे देख चुके हैं उतना ये सब कुछ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका UI है। ये लाइन सेपरेटर मैंने यहाँ पे डाल रखी है, दोनों पेरेंट और चाइल्ड को मतलब डिस्टिंग्विश, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओके, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, अब मैं कंसोल ओपन करता हूँ और आपको एक बात बताता हूँ जो कि हमने अभी डिस्कस की है। देखिए, नॉर्मली मैं मेरे एप्लीकेशन को रिलोड करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा सबसे पहले ऐप कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है और फिर चाइल्ड कंपोनेंट भी मेरा रेंडर हो रहा है। ठीक है, दोनों भी मेरे रेंडर हो गए जो कि मुझे चाहिए। ऑब्वियसली दोनों रेंडर हो रहे हैं, तो दोनों का मैसेज मुझे आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, अब मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ और अब मैं पेरेंट कंपोनेंट में जो ऐड बटन है उस पर क्लिक करके मेरी स्टेट की वैल्यू को अपडेट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मेरे पेरेंट कंपोनेंट की स्टेट की वैल्यू को अपडेट मैंने किया है, तो मेरा पेरेंट कंपोनेंट तो री रेंडर होने ही वाला है क्योंकि उसकी स्टेट अपडेट हुई है। तो साथ ही साथ जैसे ही पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर हुआ, चाइल्ड कंपोनेंट भी री रेंडर हो ही जाता है। आप, जो मैंने आपको थर्ड सिनेरियो जो बताया वो, ठीक है। तो ये नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट में कुछ इस तरह से होता है। तो अभी देखिए, ये नॉर्मल, मतलब रिएक्ट में नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट तरीका है, कुछ इस तरह से ये होता है। ओके, अब ये किस लिए होता है फ्रेंड्स, कि जैसे मान लो अगर पेरेंट, नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट इसे इस तरह से रखा है कि अगर पेरेंट री रेंडर होता है तो अपने जितने भी चाइल्ड हो उन सारे चाइल्ड को भी ऑटोमेटिकली री रेंडर करा ही दो। ओके, तो ये नॉर्मल बिहेवियर है रिएक्ट जेएस में। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक ये होता है फ्रेंड्स कि ये क्या है, एक मतलब परफॉर्मेंस इशू है। अब क्यों इशू है, देखिए मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ, आपको बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स, चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ भी नहीं है। चाइल्ड कंपोनेंट में क्या है, आप पूरा देखोगे तो चाइल्ड कंपोनेंट में अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंसोल स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल HTML का H1 एलिमेंट है।
कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी डायनेमिक मतलब लॉजिक कैलकुलेशन एक्सप्रेशन कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो भी हमारा सब कुछ है ऑपरेशन इंटरेक्शन वो सारा हमारे पेरेंट कंपोनेंट में ही है। आप देख सकते हो पेरेंट कंपोनेंट में ही हमने एक स्टेट क्रिएट किया हुआ है। पेरेंट कंपोनेंट में ही हमारा बटन है जो कि ऐड करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद पेरेंट का ही जो स्टेट है काउंट उसे ही अपडेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट से तो कोई रिलेशन है भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि जैसे ही पेरेंट री रेंडर होता है चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली री रेंडर हो ही जाता है। तो ये होता है फ्रेंड्स परफॉर्मेंस इशू, ठीक है। अब ये एक दो कंपोनेंट अगर है तो यहाँ पे आप सोचोगे, देखो अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि क्या ही बड़ा प्रॉब्लम है, इतने जल्दी से हमें तो पता भी नहीं चल रहा है कि चाइल्ड री रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम होता है जब हम रियल एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, एक ही पेरेंट के कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। उस केस में अगर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट को री रेंडरिंग की अगर रिक्वायरमेंट है और पेरेंट की री रेंडरिंग के बाद अगर इतने सारे कंपोनेंट री रेंडर होने लग जाए तो डेफिनेटली ये परफॉर्मेंस इशू होता है, बैड यूज़र एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए इसे कोई टेक्निक चाहिए होता है कि जिसका यूज़ करके इसे हम रोक सके। तो बेसिकली हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि जिस कंपोनेंट को री रेंडरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे किसी भी स्टेट या प्रॉप्स की अपडेट की रिक्वायर मतलब रिलेशन जिसका कुछ नहीं है उस प्रॉप्स या स्टेट की अपडेट से, तो इन दैट केस उस वाले कंपोनेंट को मतलब कि चाइल्ड कंपोनेंट को हम री रेंडर होने से बचाए तो हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को हम कुछ इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें टेक्निक चाहिए होता है। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स कि इस बात को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है मेमो, ठीक है। तो मेमो हमें कुछ इस तरह से इंपोर्ट करना होता है। अभी क्या है ये देखिए, मेमो मतलब एक नॉर्मल एक कंपोनेंट है, एक स्टैंडर्ड हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, ऐसा आप अभी के लिए समझ लीजिए। इसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरह से चाइल्ड कंपोनेंट में इंपोर्ट करना होगा और फिर हमें हमारे चाइल्ड कंपोनेंट को कुछ इस तरह से रैप कर लेना होगा, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। अब ये प्रॉब्लम हम यहाँ पे आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है। देखिए मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ, कंसोल को मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ। तो ऑब्वियस है फर्स्ट टाइम पे तो दोनों कंपोनेंट रेंडर होने ही वाले हैं। तो मेरा ऐप भी रेंडर हो चुका है और चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ और फिर मैं जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं कंसोल को पूरा सेपरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि इस केस में हमारा चाइल्ड कंपोनेंट अब रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मेमो नाम की जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट है या पैकेज है, जो भी आप इसे समझ सकते हो समझ लीजिए अभी के लिए। तो इसका यूज़ करके हमने क्या किया कि जिस कंपोनेंट को री रेंडरिंग की ज़रूरत या रिक्वायरमेंट नहीं है उसे हमने बेसिकली री रेंडर होने से स्किप कर दिया है। तो अगर ऐसे हम मेमो का यूज़ कर ले तो हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे अपडेट कर लिया है, मतलब सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब एक नया अप्रोच यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फिर से मैं क्या करता हूँ कि एक स्टेट यहाँ पे फिर से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। जिसको मैं काउंट 2 करता हूँ, सेट काउंट 2 कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं सिमिलर टू दिस एक नया एरो फंक्शन में यहाँ पे बना लेता हूँ। अब देखिए अभी जितना मैंने आपको बताया तो मैंने आपको मैं वीडियो तो हमारा यूज कॉलबैक से रिलेटेड है, ठीक है। हमें तो यूज कॉलबैक हुक को समझना है। अभी आप बोलोगे कि हमने तो यूज कॉलबैक हुक का वीडियो हमें समझना था और हम ये कहाँ पे मेमो को देखने चले गए, ठीक है। हमने तो मेमो का यूज़ करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, अभी हमारा वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अभी मैंने क्या किया है, मैंने बस एक और स्टेट को मैंने ऐड कर लिया है काउंट 2 के नाम से, ठीक है। मैंने फिर से एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया है जहाँ पे मैं बेसिकली काउंट 2 को मैं करूँगा। अब कुछ इस तरह से मेरा अप्रोच है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास देखिए दो नॉर्मली फंक्शन है, एक तो
अपडेट 1 के लिए है और एक अपडेट 2 के लिए है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, अब इन दैट केस मैं एक सिनेरियो ट्राई करता हूँ। अब जैसा आप अगर कुछ रिक्वायरमेंट इस तरह की, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। अभी नॉर्मली मैं आपको बस मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करके बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये कोई लॉजिकल एग्जांपल ना भी हो, लेकिन अगर कुछ इस टाइप की सिचुएशन अगर है तो फिर प्रॉब्लम क्या आता है वो आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए, मेरे पास बेसिकली 2 फंक्शन है। इसमें से मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये जो सेकंड फंक्शन है ये मैं मेरे चाइल्ड कंपोनेंट को एज ए प्रॉप सेंड कर दूँ, ठीक है। तो कुछ भी नाम से मैं इसे जैसे सेंड कर रहा हूँ, अपडेटर नॉर्मल प्रॉप्स का यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड स्टेट को अपडेट कराने वाला, बेसिकली मैं इस फंक्शन का यूज मैं प्रॉप्स का यूज़ करके उस वाले फंक्शन को बस मेरे चाइल्ड कंपोनेंट तक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए प्रॉप्स। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रॉप्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे रिसीव हो ही जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे रिसीव करके कुछ कैलकुलेशन करना है क्या, कुछ इम्प्लीमेंटेशन कराना है क्या, वो हमें बिल्कुल नहीं कराना है। हम बस मेरा जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो इतना बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे इस पेरेंट कंपोनेंट में कोई एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, कोई एक ऐसा फंक्शन है कि जिस फंक्शन को मैं एज ए प्रॉप्स सेंड कर रहा हूँ मेरे चाइल्ड कंपोनेंट को, ठीक है। और फिर मैं अगर मेरे दोनों फाइल्स को अगर सेव कर लेता हूँ और फिर अगर हम यहाँ पे आकर हमारे एप्लीकेशन हमारे कंसोल को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लेते हैं, फिर अगर हमारे एप्लीकेशन को हम देखिए रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, फर्स्ट बार का रेंडरिंग है तो दोनों भी कंपोनेंट रेंडर होने ही वाले हैं, ठीक है। ऐप भी रेंडर होने ही वाला है और चाइल्ड भी रेंडर होने वाला है, जो कि परफेक्ट है, ठीक है। अब हमने देखा था, हमने क्या किया था, हमने यूज़ मेमो का यूज़ कर लिया था, सॉरी ये मेमो कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लिया था। अब मेमो कॉन्सेप्ट का हमने यूज़ करके हमने क्या किया था कि अगर कुछ ऑपरेशन जो है जो चाइल्ड में परफॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब चाइल्ड की ना तो चाइल्ड का कोई प्रॉप्स चेंज हो रहा है, ना तो कंपोनेंट का स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है। तो फिर तो फिर हमें उस केस में हमारे चाइल्ड को रीरेंडर होने से बचाना था, तो हमने मेमो का यूज़ करके ऑलरेडी वो कर लिया था, ठीक है। तो फिर इस केस में तो अभी फिर से हमारा सेकंड चाइल्ड कंपोनेंट जो ये रेंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम हमारे कंपोनेंट की स्टेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैंने जैसे ही मेरी पेरेंट कंपोनेंट में स्टेट को अपडेट किया, ठीक है, तो पेरेंट कंपोनेंट के ही बटन से मैंने पेरेंट में ही जो हमारा काउंट 1 जो है स्टेट 1 उसे ही अपडेट किया है। तो इस केस में हमारा चाइल्ड कंपोनेंट ऑब्वियसली रेंडर नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हो कि अभी हमारा चाइल्ड फिर से रेंडर हो रहा है, ओके, फिर से रेंडर हो रहा है फ्रेंड्स। लेकिन हमने तो फिर मेमो का यूज़ किया था, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन जो इंक्रीमेंट का ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं तो वो तो अभी भी हम सिर्फ और सिर्फ काउंट फर्स्ट के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। हम तो सेकंड जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है यहाँ पे तो हम कुछ भी स्टेट या प्रॉप्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये ऐसे क्यों होता है, मतलब आप देख सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे चेंज हुआ ही नहीं। इस कंपोनेंट के पास में कोई स्टेट तो अपनी है ही नहीं, तो उसकी स्टेट को चेंज करने का तो मतलब यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट की अगर बात कर ले, अगर प्रॉप्स की बात कर ले, तो प्रॉप्स में हमने क्या किया था कि हमने बस एक फंक्शन को एज ए प्रॉप सेंड किया था, ओके। और जैसे ही हमारा पेरेंट कंपोनेंट रीरेंडर हुआ तो उस केस में भी हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के पास हम सेम फंक्शन को ही हमने रखा हुआ है, ठीक है। मतलब एज ए प्रॉप्स जो प्रॉप्स की वैल्यू है वो तो सेम ही है, हमने कोई प्रॉप्स की वैल्यू को अपडेट तो नहीं करा है, ठीक है, नई वैल्यू तो हमने कोई भेजी नहीं है। तो फिर हमारा चाइल्ड कंपोनेंट क्यों रेंडर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने तो हमने तो मेमो कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो फिर तो नहीं होना चाहिए, तो फिर ये क्यों हो रहा है, तो ये क्यों होता है फ्रेंड्स, ये इसीलिए होता है कि हमारे रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है, रेफरेंशियल इक्वालिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग कुछ इस तरह से होता है कि जब भी रिएक्ट के कंपोनेंट में अगर हमारे पास जितने भी फंक्शंस हो, ओके, तो
अगर हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, ठीक है, री रेंडर अगर हो जाता है हमारा कंपोनेंट, तो जितने भी फंक्शन उस कंपोनेंट में लिखे हुए होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं वो फिर से रिक्रिएट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी जब हमारा ऐप कंपोनेंट मतलब कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट जब फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ, ओके, तो उस टाइम पे हमारा जो ये अपडेट टू फंक्शन था जो कि हमने यहाँ पे पास किया है, ये एक नया फंक्शन था, ठीक है। अब जैसे ही ये कंपोनेंट री रेंडर हुआ तो हम तो देख रहे हैं कि हमने तो उसी फंक्शन को पास करके रखा हुआ है, हम तो कुछ नई वैल्यू पास कर नहीं रहे। लेकिन क्या हो रहा है, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया, रेफरेंशियल इक्वालिटी, तो उस कॉन्सेप्ट के द्वारा क्या होता है कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो री रेंडरिंग के बाद फिर से नए से क्रिएट हो जाते हैं। तो बेसिकली अब जैसे पेरेंट कंपोनेंट मतलब कि ऐप कंपोनेंट री रेंडर हुआ, तो क्या हुआ कि हमारा जो अपडेट टू वाला फंक्शन है ये फिर से रिक्रिएट हो गया, न्यू मतलब नए से रिक्रिएट कर दिया गया, ओके। तो अब क्या क्या हो रहा है कि अब चाइल्ड कंपोनेंट के पास में ये फंक्शन जो है ये एक नया फंक्शन भेजा जा रहा है, ठीक है, कंसेप्चुअली। तो चाइल्ड कंपोनेंट का ऐसा लग रहा है कि अरे ये फंक्शन तो फिर से नया फंक्शन है, नया फंक्शन बन के आया है पेरेंट से, ठीक है, तो फिर मुझे रीरेंडर करना है। तो इसीलिए हमारा जो मेमो है ये यहाँ पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। मतलब चाइल्ड कंपोनेंट के पास एक नया फंक्शन फिर से जा रहा है। हमें तो दिख रहा है कि सेम ही फंक्शन है जो ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन लॉजिकली बिहाइंड द सीन टेक्निकली कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें यूज कॉलबैक हुक की ज़रूरत पड़ती है। अब यूज कॉलबैक हुक क्या होता है इसको समझने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से बता देना चाहता हूँ जिसका नाम है मेमोइजेशन। अभी देखिए यहाँ पे एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। अब एक नए कॉन्सेप्ट का नाम है मेमोइजेशन, ओके। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे जावास्क्रिप्ट का। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है कि कुछ वैल्यूज़ को या फंक्शन को कैश में स्टोर करके रखा हुआ होता है, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने के ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन रिकैलकुलेशन और रिक्रिएशन, क्या होता है कि कैश से जो स्टोर करके रखा हुआ आइदर या तो फंक्शन की वैल्यू उसे रिटर्न कर दिया जाता है। तो अभी देखिए, तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास में अगर एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मल मेरे पास में अगर कोई फंक्शन है कुछ इस तरह से, फंक्शन मल्टीप्लाई, ठीक है, कुछ इस तरह से मेरे पास में फंक्शन है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में। अब इस फंक्शन को मैं, अब ये फंक्शन क्या करने वाला है, ये फंक्शन को अगर मैं कोई 3 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर कुछ भी दे दूँ, ठीक है, मान लो ये फंक्शन लेता है 2 नंबर ए और बी, ठीक है, और ये मुझे रिटर्न कराता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर ये कुछ इस तरह से मुझे रिटर्न कराता है, तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, जब भी अब मैं इस फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल करूँगा दो किसी भी नंबर के साथ, तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम क्या होगा कि 3 और 5, अगर ये 2 इनपुट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब कि यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट पे कैलकुलेशन किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा, और फिर मुझे रिजल्ट रिटर्न कर दिया जाएगा, ओके। अब अगर इसी फंक्शन को कुछ इस तरह से हम कॉल करते हैं, अब यहाँ पे 3 और 5 मैंने भेजा था, यहाँ पे मैं अगर 3 और 6 को भेजता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 और 5 को भेजता हूँ, और यहाँ पे अगर फिर से मैं 3 और 5 को भेजता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट टाइम मैंने 3 और 5 दो मेरे पैरामीटर भेजे, तो उस केस में यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाएगा और मुझे मल्टीप्लिकेशन रिटर्न किया जाएगा। फिर मैं सेकंड 3 और 6 मतलब कि टोटली, मतलब फिर से मेरे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे भी किया जाएगा क्योंकि फिर से मेरे पैरामीटर चेंज हो गए। लेकिन जैसे ही मैं इस वाले फंक्शन को फिर से कॉल करूँगा सेम वैल्यू के साथ, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी
भेजी थी। मतलब यहाँ पे भी 3 और 5 यही दोनों पैरामीटर मेरे थे, और फिर से मैं अगर उन्हीं वैल्यूज़ के साथ भेजता हूँ तो यहाँ पे मेमोराइजेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे अगर सेम इनपुट है जो कि पहले बार भी आ चुके हैं, तो क्या होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम 3 और 5 जब गए थे एज ए पैरामीटर, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट था 15, उस रिजल्ट को कैश में कहीं तो भी स्टोर कर दिया गया था, ठीक है। और अब फिर से उन्हीं दो इनपुट को अगर मैं देता हूँ, उन्हीं दो पैरामीटर्स को अगर मैं देता हूँ 3 और 5, तो अब क्या होता है कि अब चेक किया जाता है कि क्या हमारे पैरामीटर सेम पैरामीटर है जो कि पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो अब फिर से जब मैं इससे कॉल करूँगा तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि अरे हाँ, 3 और 5 तो पैरामीटर पहले भी हमारे पास आ चुके थे, तो फिर से हम कैलकुलेट क्यों करें, ठीक है, फिर से मल्टीप्लिकेशन क्यों करें। तो जो वैल्यू जो रिजल्ट ऑलरेडी स्टोर किया था 15, उसे डायरेक्टली रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है मेमोराइजेशन का। तो मेमोराइजेशन के कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, हम एक इसका यूज़ ये होता है कि वैल्यू को, मतलब जो फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू होती है उसे कैश किया जाता है, ठीक है। और सेकंड केस में जो होता है, ठीक है, और सेकंड इसका यूज़ क्या होता है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन को कैश मतलब कैश्ड वर्जन ऑफ फंक्शन रिटर्न किया जाता है, ठीक है। तो एक तो फंक्शन की वैल्यू को सीधा सीधा कैश से लाकर डिस्प्ले किया जाता है, और सेकेंडरी क्या होता है कि सीधा सीधा फंक्शन का ही कैश वर्जन स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको ये बता दिया है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यूज कॉलबैक हुक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यूज कॉलबैक हुक क्या होता है। यूज कॉलबैक हुक हमें हमारे फंक्शन का कैश्ड वर्जन रिटर्न कराता है, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जैसे ही यूज कॉलबैक हुक का यूज़ करेंगे तो हमारा जो फंक्शन हम एज ए हमारे यूज कॉलबैक हुक को पास कराएंगे, उस फंक्शन में क्या होगा कि उस वाले फंक्शन को कैश कर दिया जाएगा। मतलब कि उसे कैश में कहीं तो भी स्टोर कर दिया जाएगा, और जब भी हमारा पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होगा तो उस केस में इस फंक्शन को फिर से रिक्रिएट नहीं करेंगे हम, ठीक है। फिर से इसे रिक्रिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका जो ऑलरेडी जो कैश वर्जन था उसे ही रिटर्न कर देंगे। तो फिर हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के पास जो भी हमारा फंक्शन जा रहा है तो वो एक न्यू फंक्शन नहीं जाएगा, और चाइल्ड कंपोनेंट उसे आइडेंटिफाई करेगा क्योंकि उसी फंक्शन को कैश में से भेजा जाएगा। तो फिर हमारा ये कंपोनेंट जो है ये री रेंडर होने से फिर से बचेगा। अब देखिए इसे कैसे करते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो फंक्शन है अपडेट टू, जो कि हम चाइल्ड कंपोनेंट को भेज रहे हैं, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें कैश करना है। बेसिकली इसका कैश वर्जन बनाना है विद द हेल्प ऑफ यूज कॉलबैक हुक। ओके, तो देखिए फिर से मैं एप्लीकेशन आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे एक बार फिर से देख ही लेते हैं। देखिए नॉर्मल रेंडरिंग में कर रहा हूँ फ्रेंड्स, नॉर्मल रेंडरिंग कर रहा हूँ। दोनों कंपोनेंट मेरे रेंडर होने वाले। मैंने कंसोल को क्लियर कर लिया। अब मैं मेरे पेरेंट की स्टेट को अपडेट करता हूँ, लेकिन मेरा चाइल्ड भी फिर से री रेंडर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा ये जो फंक्शन जो कि इसे एज ए प्रॉप्स भेजा गया है, ये पेरेंट कंपोनेंट के री रेंडरिंग पे ये फिर से रिक्रिएट हुआ है। तो चाइल्ड कंपोनेंट के पास भले ही हमको दिख रहा है कि हम तो सेम ही फंक्शन को हमने भेज के रखा है, हमने तो कोई चेंज किया ही नहीं है, ठीक है, हम तो किसी चेंज को कर ही नहीं रहे, हमारा तो सेम प्रॉप्स है अपडेट टू फंक्शन। भले ही हमें ये दिख रहा हो, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है अपडेट टू, ये फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। ओके, इसीलिए हमारा चाइल्ड भी री रेंडर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम विद द हेल्प ऑफ यूज कॉलबैक हुक इस फंक्शन को बेसिकली हम कैश करेंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है, हमारा जो हुक है जिसे हम अब देख रहे हैं यूज कॉलबैक, हमें यूज कॉलबैक हुक को एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल करना है। और हमारा जो फंक्शन था, जो हमारा एरो फंक्शन था, ठीक है, उसे बेसिकली हमने, देखिए मैं यहाँ पे आपको कट करके बताता हूँ, देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो भी मेरा फंक्शन का एक्चुअल में कोड है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। देख सकते हो आप क्या है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, यूज कॉलबैक हुक।
ऑलरेडी इसे हमने सभी हुक्स की तरह यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, नॉर्मल सभी हुक्स की तरह। ठीक है, उसे हम नॉर्मली एक फंक्शन के जैसे कॉल कर रहे हैं। और हमारा जो फंक्शन था, जो हमारा मेन अपडेट का लॉजिक वाला फंक्शन था, एरो फंक्शन, कुछ इस तरह से हमने बेसिकली उस पूरे के पूरे फंक्शन को यूज कॉलबैक हुक में डाल दिया है। ओके, और हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी पास कराना होती है। अब देखिए, अब जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, मेरे कंसोल को मैं लॉग क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं मेरे एप्लीकेशन को ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ, तो मेरे दोनों भी कंपोनेंट रेंडर होने वाले, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मेरे पेरेंट कंपोनेंट की स्टेट को मैं जैसे ही अपडेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर नहीं हो रहा है। ओके, तो क्यों नहीं हो रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि हमने हमारा जो फंक्शन था उसे कैश कर दिया है। तो सेकंड टाइम, मतलब जब मेरा पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर हुआ, तो उस केस में ये वाला फंक्शन फिर से क्रिएट नहीं हुआ। ओके, और इसका कैश वर्जन यहाँ से रिटर्न कर दिया गया, मतलब कि यहाँ से भेजा गया चाइल्ड कंपोनेंट को। तो चाइल्ड कंपोनेंट ने पहचान लिया कि ये तो सेम फंक्शन है, तो मेरे किसी भी स्टेट में या प्रॉप में चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर मैं अपने आप को री रेंडर क्यों कराऊँ, क्यों ना कराए? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने मेमो यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यूज होता है फ्रेंड्स यूज कॉलबैक का। ओके, अब यहाँ पे ये जो ब्लैंक एरे आप देख रहे हो, ये एक नॉर्मल हमने जो यूज इफेक्ट हुक देखा था, ठीक उसी तरह से इसका एक डिपेंडेंसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब डिपेंडेंसी क्या होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन पास कर रहे थे। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें मान लो यहाँ पे अब ये जो अब क्या करना है हमें कि हमें ऐसा, अब ये भी एग्जांपल कोई लॉजिकल नहीं होगा फ्रेंड्स, ये देखिए हम सिर्फ कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से कि हम यहाँ पे काउंट को भी एज ए प्रॉप्स हम सेंड कर दें। ठीक है, एज ए प्रॉप्स हम काउंट को भी यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारा सिनेरियो है। अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ इस तरह से देखना है कि कोई डिपेंडेंसी के ऊपर हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रीरेंडर हो जाए। मतलब अभी हम जितना देख रहे हैं, हम क्या देख रहे थे कि हमारे कंपोनेंट के पास कोई भी अपडेट स्टेट या प्रॉप्स अपडेट नहीं हो रहा है, तो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट को हमें रीरेंडर नहीं कराना था। तो हमने इतना सारा कुछ कर लिया था। एक तो हमने मेमो का यूज़ कर लिया था, फिर मेमो से हमारा काम नहीं चल रहा था तो हमने यूज़ कॉलबैक का हुक कर लिया था, सॉरी यूज़ कॉलबैक हुक का भी यूज़ कर लिया था। ठीक है, लेकिन अब हमारी कुछ डिपेंडेंसी है कि उस डिपेंडेंसी की वैल्यू अगर अपडेट होती है तो फिर भी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो रेंडर होना चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पे हम इस प्रॉप्स को, मतलब एज ए प्रॉप्स अगर हम काउंट को सेंड करते हैं, ओके, तो हमें क्या चाहिए कि हमारा काउंट अगर चेंज होता है, ठीक है, तो फिर हमारा रीरेंडर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें उस डिपेंडेंसी को बेसिकली यहाँ पे पास करा देना होता है। मतलब फिर से हम उसी केस के ऊपर यहाँ पे अब आ रहे हैं। ठीक है, जो पहले हो रहा था उसे हमने यूज़ कॉलबैक का यूज़ करके रोक दिया। अब एज ए डिपेंडेंसी अगर उसी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो रही है, मतलब उसी स्टेट की वैल्यू अगर अपडेट हो रही है, तो फिर हमारा चाइल्ड रेंडर होना चाहिए। ये अगर हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अभी देखिए क्या होता है, आप देख सकते हो नॉर्मल है, फर्स्ट टाइम है, तो दोनों भी कंपोनेंट रेंडर होते हैं। अब जैसे ही मैं मेरे काउंट को चेंज करता हूँ, तो अभी फिर से हमारे दोनों कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हो, ये होता है यूज कॉलबैक हुक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी पास करा दी, तो इसलिए क्या हो रहा है कि इवन दो हमारा जो फंक्शन था उसे हमने कैश कर दिया है, फिर भी यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी डाल दी है, क्योंकि हमें उसी वेरिएबल की, उसी स्टेट की अगर हमें रिक्वायरमेंट है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में भी, या फिर हमारा कुछ, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट या फिर हमारी टास्क कुछ इस तरह से है
कि हमें किसी पर्टिकुलर डिपेंडेंसी के अपडेट होने के बाद भी हमें हमारा चाइल्ड री रेंडर कराना है, तो कुछ इस तरह से हम इस एम्प्टी एरे का यूज कर सकते हैं। तो ये था यूज कॉलबैक हुक। इसे यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इन्हांस कराने में, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, और चाइल्ड कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका री रेंडरिंग ऑप्टिमाइज कराने के लिए। ठीक है, अभी देखिए इस हुक का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ इस तरह से ही एग्जांपल को देखना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि एज ए बिगिनर अगर हम कोई लाइव एग्जांपल अगर देख लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अगर कुछ इस तरह के जो एडवांस हुक्स है इन्हें अगर हमें देखना है तो ऐसे नॉर्मल एग्जांपल का यूज़ करके ही हमें देखना सही रहता है। तो इसलिए हमने बहुत ही बेसिक से सिंपल एग्जांपल को हमने यहाँ पे देखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट था। मेन यूज क्या होता है कॉलबैक का, ये हमने देख लिया कि इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये फंक्शन जो होता है सीधा सीधा उस फंक्शन को कंपोनेंट के री रेंडरिंग के बाद फिर से नए से क्रिएट होने से ही बचाता है। ठीक है, मतलब कि उस फंक्शन का कैश्ड वर्जन स्टोर करके रखता है, तो उसी वर्जन को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू सेम फंक्शन। ठीक है, ये था यूज कॉलबैक हुक। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मुझे भी नए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलिए हमारा कंटेंट कोई देख रहा है तो किसी का कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट हुक के साथ। टिल दैट मोमेंट, बाय फ्रेंड्स।